जय हिंद प्यारे साथी। कौन बनेगा समीक्षा अधिकारी में मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, इस श्रृंखला को जिसकी हमने शुरुआत की थी। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री जो है आपका इतिहास विषय है उसका पीवाईक्यू डिस्कशन देख रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसी के साथ क्लासें ऐसे चलती रहेंगी। हम लोग आज देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत यह हमारा आज पहला लेक्चर होने वाला है, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रांता व इस्लाम का उदय, यानी कि कैसे कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत को लूटते हैं, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे इस्लाम का उदय होता है, फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है, आदि सब तमाम बिंदुओं को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और देखिए इससे पहले एक आवश्यक सूचना है। आप सभी यदि हमारे YouTube चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पे चाहे जाके आप एन के 4588 बोल देंगे या सर्च कर देंगे तो आ जाएगा, नीरज आईएएस के नाम से चैनल आएगा। आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम आदि ग्रुपों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखना चाहते हैं तो नीरज आईएएस सर्च करके आप आसानी से जा सकते हैं। तो देरी न करते हुए आइए इस श्रृंखला की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी था प्रथम, यहाँ पूछ रहा है प्रथम, यानी कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आपको जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताना है कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है, भारत में जो मुस्लिम आक्रांता आया था उनमें से सबसे प्रथम कौन था। आप सभी जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है 711 और 12, आपको दो डेट याद रखनी होगी। आप एग्जाम के हिसाब से यानी कि विकल्पों के हिसाब से अपना उत्तर चुनिएगा। तो देखिए 711 भी नोट रखिएगा और 712, ठीक है। भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आता है वह 711 और 12 में आक्रमण करता है, ठीक है। और कहाँ पर आक्रमण करता है? तो वह आक्रमण जो है सिंध पर करता है, ठीक है, सिंध पर। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है तो वह सिंध पर आक्रमण करता है, सिंध पर आक्रमण करता है। और कब करता है? तो 711 और 12। कब करता है? 711 और 712, दो डेट आपको याद रखनी होगी, ठीक है। 711 और 12 में वह आक्रमण करता है। और उस समय जो वहां के शासक थे, तो वहां के शासक जो थे राजा दाहिर थे। कौन थे बच्चों? राजा दाहिर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, राजा दाहिर थे, ठीक है, राजा दाहिर। दाहिर, दाहिर आप लोग नोट रखिएगा। और देखिए यह सिंध पर आक्रमण करता है, ठीक है, सिंध पर आक्रमण करता है। इसकी जानकारी हमें किस किताब से मिलती है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो है चचनामा, चचनामा दोस्तों, चचनामा, चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक खलनायक गुंडा होता है जो 711-12 ईस्वी में आक्रमण करता है, ठीक है। तो यह हो जाता है आपका। और इसके बाद देखिए ये जो राजा दाहिर थे यह चच के बेटे थे, और चच जो है हिंदू शासक थे, ठीक है। अब आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है कि यह आक्रमण किस खलीफा के समय में हुआ था, ठीक है, किस खलीफा? तो आप लिखेंगे वहां उमैयद, उमैयद वंश के खलीफा, ठीक है, खलीफा उमैयद, ठीक है, खलीफा उमैयद। खलीफा उमैयद आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? खलीफा उमैयद। किस खलीफा के समय पूछ सकता है, ठीक है, खलीफा। तो उमैयद आप याद रखिएगा।
उमैयद। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी से आप सभी इसका उत्तर बताएंगे कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो था वह 570 में हुआ था। ठीक है, ये जन्म हुआ था। और देखिए 632 ईस्वी जो है आपकी 632 632 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 632 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे जो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम कुरान है। ठीक है, कुरान। कुरान प्रायः छोटी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब कुरान से बात निकल के आती है कि कुरान कुरान जो है मुसलमान धर्म का ऐसा मानना है, यानी कि मुसलमानों का ऐसा मानना है कि जो कुरान की शिक्षा है अल्लाह ने स्वयं हजरत मोहम्मद साहब को दी। ठीक है, कुरान की शिक्षा स्वयं अल्लाह ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को दी। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए 610 ईस्वी में, ठीक है, 610 ईस्वी में ईश्वरीय ज्ञान का आभास होता है इन्हें। ईश्वरीय, ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति, यानी इनको पता चलता है कि अब मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब मुझे जो है लोगों तक उसको पहुंचाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो 610 में इन्हें ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे अभी कुछ देर पहले एक नाम आया था खलीफा। खलीफा किसे कहते हैं, तो आप लोग नोट करिएगा कि खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। पूछ रहा है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। देखिए दोस्तों, यहाँ इतिहासकार लिखा गया है। ठीक है, दरबारी इतिहासकार कौन था, तो जो दरबारी इतिहासकार आपका था यह हो जाएगा उत्वी। उत्वी जो है इनका दरबारी इतिहासकार होता है। और इसने जो है किताबुल यामिनी, क्या लिखा दोस्तों, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसके सामने उत्वी के सामने लिख लेंगे किताबुल यामिनी। ठीक है, उत्वी ने किताबुल यामिनी लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इसी से जुड़ा एक फैक्ट और लिख लीजिए कि गजनबी के दरबार में एक इतिहासकार और रहता था। लिखेंगे, गजनबी के दरबार में एक इतिहासकार और रहता था जिसका नाम बैहाकी था। जिसका नाम बैहाकी था, जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा। जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ। यानी कि ऐसा कौन सा शासक हुआ, वो भी चंदेल का शासक हुआ, जो महमूद गजनबी से पराजित ही नहीं हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्याधर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। आपके विकल्प हैं यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो जल्दी जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। यानी कि हिंद भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो देखिए, जब मैंने लेक्चर कराया था तो उसमें इस चीज को छोड़ दिया था, आपसे कमेंट में कहा था, बट अभी तक किसी ने कमेंट में नहीं बताया। तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा अरबों ने। किसने दोस्तों, अरबों ने। ठीक है, इसका विकल्प जो है आपका डी सही हो जाएगा, अरबों ने। ठीक है,
इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, अरबों ने। अब ये लोग क्या करते थे कि सा के स्थान पर हा का उच्चारण करते थे। क्या कहते थे? सा के जगह पे हा कहते थे। अब सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, उसी से फिर हिंदू से इंदोस बना, ठीक है। फिर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आदि बनने लगा। तो इस तरह से हिंदी भाषा का भी विकास होता है। तो हिंद और हिंदू शब्द का जो है सबसे पहला प्रयोग जो है अरबों ने किया, ठीक है। और ये सा के जगह पे हा का उच्चारण करते थे। अब देखो यहाँ एक फैक्ट और आप नोट कर लीजिए। अल बरूनी ने अपनी किताब में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अल बरूनी ने अपनी किताब में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की? यानी कि मोहम्मद गोरी का कौन सा दास था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, ठीक है। यानी कि जो नालंदा को जलाने वाला था। अब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि नालंदा को किसने बर्बाद किया। तो जो है ये आपका बख्तियार खिलजी आ जाएगा। यही बख्तियार खिलजी जो है बागड़ बिल्ला, इसी ने नालंदा को ध्वस्त किया और वहां के जो धरोहर थी उसको जलाकर राख कर दिया। तो इस बागड़ बिल्ले का नाम हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? आपका क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को जो है सबसे पहले किसने पराजित किया? तो आप जानते होंगे कि जो रानी नाइकी होती हैं उनका एक क्या बोलते हैं भीमद्वितीय होते हैं, जिनकी संरक्षिका क्या बोलते हैं ये रानी नाइकी होती हैं। तो रानी नाइकी ने जो है इनको गोरी को बहुत पीटा, ठीक है। तो ये देखिए रानी नाइकी जो होती हैं मूलराज की संरक्षिका होती हैं, ठीक है। मूलराज की संरक्षिका, इन्हीं मूलराज को, ठीक है, इन्हीं मूलराज द्वितीय को भीम द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? भीम द्वितीय, ठीक है। भीम द्वितीय, इन्हीं मूलराज को भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है क्या बोलते हैं, इसने जो है 1178 ईस्वी में गोरी को जो है बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। यह जो है गोरी की जो है प्रथम हार होती है, ठीक है। भारत में जो है गोरी की प्रथम हार होती है। और दूसरी हार जो है तराइन के मैदान में होती है 1191, ठीक है। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है उसमें गोरी की दूसरी हार होती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? आपके विकल्प है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेर शाह, अकबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चलो बताओ, वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। आप सभी को बताना है जल्दी जल्दी। क्या महमूद गजनबी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया? और क्या वह जो है भारत पर अस्थाई नियंत्रण चाहता था? तो आप सभी को जल्दी जल्दी से इसमें बताना है कि जो आपका महमूद गजनबी होता है, ठीक है, गजनबी जो होता है भारत में 17 बार आक्रमण करता है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, लेकिन वह जो है भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो नहीं, वह केवल कुछ क्षेत्रों पर अपनी विजय यानी कि अपना शासन स्थापित करना चाहता था, ताकि वह बीच बीच में आ सके और भारत को लूट के ले जा सके। तो वह जो है भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर उसने नियंत्रण किया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनबी ने जो है पूरे भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, तो कहोगे नहीं। अगर पूछेगा कुछ क्षेत्रों पर स्थापित की थी, तो कहोगे हाँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया आपका। तो देखिए दूसरा आपका गलत हो जाता है।
तो इसका जो है उत्तर ये सीधा क्वेश्चन था, जिससे एक गलत होता है एक सही होता है, तो आप इसको तुरंत पकड़ ले जाते हैं। तो इसमें तो सी लगना है, लेकिन इसके एक टाइप और है क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को जो है हम लोग जब करेंगे तो उसमें थोड़ी रणनीति और टेक्निक भी सीख लेंगे कि उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना होता है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ठीक है। जो पुराण हैं उनका अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह कौन था? तो आप कहोगे अल बरूनी। अल बरूनी ने जो है पुराणों का अध्ययन किया। और जो है अल बरूनी जो है अरब यात्री था। कहाँ का था बच्चों? अरब यात्री। अरब का था, अरब यात्री था। और किसके साथ भारत आया था? तो आप कहोगे कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। लेकिन अब इसमें बात यह आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अल बरूनी जो है महमूद गजनबी का प्रशंसक था, तो आप तुरंत कहोगे नहीं। ठीक है, वह प्रशंसक बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, कुछ इतिहासकार होते हैं, कुछ लेखक कवि होते हैं जो किसी के दरबार में अगर रहते हैं, किसी के साथ आते हैं तो उनकी खूब भूरी भूरी बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करते हैं, लेकिन अलबरूनी ने ऐसा नहीं किया। उसने बल्कि लिखा भी कि मैं जलती हुई धधकती आग पर अपने पांव रखने जा रहा हूँ, रख रहा हूँ। ठीक है, तो यह बात आपकी निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, देखिए जब मैं लेक्चर करा रहा था तो गलती से जो है तराइन का जो 1192 वाला युद्ध था वो मैं गलती से बीच बीच में ये बोले जा रहा था कि 1992। तो 1992 नहीं, उसमें थोड़ा संशोधन सुधार कीजिएगा। बाकी मैंने लिखा सही था, बस ध्यान में वो 1900 आ ही जाता था। तो 1192 में किसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया? तो आप कहोगे सिहाबुद्दीन गोरी। तराइन का दूसरा युद्ध जब होता है तो सत्ता जो है गोरी के हाथ में चली जाती है। तो गोरी के हाथ में चली जाती है तो हमेशा से जो है गोरी के हाथ में रहती है। ठीक है, सत्ता जो है गोरी के ही हाथ में हमेशा फिर बनी रहती है। फिर उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं, फिर आज़ादी तक जो है हम लोग इन सभी की गुलामी आदि का सामना करने लगते हैं। तो ये आपका सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, गोरी, गोरी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें जो है गोरी हार जाता है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी जीत जाता है। तो उत्तर भारत की उसकी विजय हो जाती है, यानी कि अभी आपने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा ही। तो देखिए जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो जो राजा जयचंद होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान के जो है मित्र होते हैं। ठीक है, लेकिन वह क्या करते हैं कि इन लोगों में एकता नहीं थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा आगे। इन लोगों में जो है राजा महाराजा जो थे इन लोगों में एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो आज भारत की यह दुर्दशा न होती, भारत सोने की चिड़िया रहती आज भी। लेकिन क्या कहना ही है। तो इन लोगों में जो एकता नहीं थी, तो जब तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा था तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी मदद करने राजा जयचंद नहीं आते। ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसी वजह से वह गोरी से हार गए हों। ठीक है, फिर जब वो हार जाते हैं तो जो है 92 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और 94 में ही, ठीक है, 94 में जो है चंदावर का युद्ध होता है। तो चंदावर में राजा जयचंद फंसते हैं। अब इधर पृथ्वी बोलते हैं कि अब हम भी नहीं आएंगे, तुमने हमारी मदद नहीं की थी तो हम तुम्हारी नहीं करेंगे। तो जो है राजा जयचंद यहाँ पराजित हो जाते हैं। ठीक है, चंदावर के युद्ध में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो आपने ये क्या बोलते हैं बागड़ बिल्ले आए थे, इन बागड़ बिल्लों का क्रम पूछ रहा था, यानी कि जो भारत में मुस्लिम आक्रांता आए थे उनका क्रम पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्रम हो सकता है। तो देखिए ये जो क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। चलिए 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 जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताएं। जो बागड़ बिल्ले आए थे उनका क्रम पूछ रहा है। तो क्रम बेस आधारित यह क्वेश्चन है, इसका उत्तर जल्दी जल्दी से आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो है ये जो है ये आता है इल्तुतमिश के समय में। ये इल्तुतमिश के समय आता है। इल्तुत, मैं इल्तुत लिख दे रहा हूँ, बाकी मिस आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश के समय आता है। और ये देखो ये पहले ही आ जाता है, ये भी लगभग इसके बाद गजनी के बाद ये आता है।
ठीक है। महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी, अब देखिए ये हो गया इल्तुतमिश का समय जो शुरू होता है वो 10 से शुरू होता है। ठीक है, 12-10। ठीक है, 12-10 शुरू होता है, लेकिन उसके पहले ये आपका गजनी आ जाता है। गजनी के बाद गोरी आ जाता है, और ये जो तैमूर होता है ये खिलजियों के समय आता है। ठीक है, कब आता है? खिलजियों के समय। ये जो है आपका खिलजियों के समय आता है तैमूर। तो देखिए सबसे पहले इसमें गजनी आ रहा है। तो देखिए जैसे ही आप जान गए कि सबसे पहले गजनी आ रहा है, तो देखिए दो आपको ढूंढना है, दो पहले पे कहाँ है। इसमें देखो तीसरे पे है, ठीक है, इसमें लास्ट में है, इसमें जो है दूसरे पे है। अब देखो जैसे ही आपको पता चला कि इनमें से सबसे पहले महमूद गजनवी भारत आ रहा है, तो देखो दो में जो है दो सबसे पहले यहाँ पर है। आपको और कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट बी मार देना है। आपको एक ही उत्तर पता था, एक ही विकल्प पता था, कैसे आप डायरेक्ट उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए पहले आपका मोहम्मद गजनी आ जाता है, फिर गोरी आता है, गोरी के बाद चंगेज खां आता है, फिर उसके बाद तैमूर आता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपको पूरे क्वेश्चन ना पता हो, पूरे उत्तर विकल्प ना पता हो, तो आप कैसे ही एक विकल्प के सहारे पूरे उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रणनीति हो गई। तो देखिए शाहनामा ग्रंथ का लेखक कौन है तथा वह किसके दरबार से संबंधित है, आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। आप सभी इसका जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे। ठीक है, कि शाहनामा का लेखक कौन है और वह किसके दरबार से संबंधित था। तो देखिए यहाँ आपके दोनों क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आपका जो विकल्प है वह हो जाएगा, शाहनामा का लेखक जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी और फिरदौसी। फिरदौसी इसका लेखक हो जाता है, महमूद गजनबी। अब देखो ये जो है शाहनामा का लेखक जो है ये राज कवि होता है। वहां पीछे हमने इतिहासकार पूछा, लेकिन यह राज कवि है। क्या है? कवि। ठीक है, कवि है, राज कवि है फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी राजकवि है। तो ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, नहीं जहाँ पूछा वहां रुक जाओ। रुक के हो सके तो कोई गाना गाओ। ठीक है, कोई इससे जुड़ा जो गाना होता है हाँ, आप गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। नहीं जहाँ लगा हो वहाँ थोड़ी सा गीत वगैरह गा ले, गुनगुना ले, उसके बाद कहें, फिर पढ़ें क्वेश्चन को, कहें अच्छा। तो देखो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ जो है उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति अर्थात गणित वगैरह को जानता था। तो देखिए वह गणित को जानता था, वह संस्कृत का विद्वान था। हाँ, वह जीवंत भारत यानी कि उस समय जो घटनाएं हो रही थी, हो रहा था, उसने देखो नारियल आदि का जिक्र किया था। तो उस समय जीवंत भारत में वो सब पाया जा रहा था, तो उसने उल्लेख किया। अब जैसे ये 3 सही हुए, ठीक है, उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक गलत ही होना है। तो इस तरीके से हम उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो जो गजनी राजवंश का संस्थापक है आप सभी को उसके विषय में बताना है। ठीक है, गजनी राजवंश का संस्थापक आपको बताना है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो जो आपका गजनी राजवंश का संस्थापक है ये है आपका अल्पतगीन है। कौन है? अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है ये समानी के एक शासक थे, अब्दुल मलिक। समानी के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए सुबुक्तगीन की चर्चा आती है। सुबुक्तगीन जो है इसका दास था, यानी अल्पतगीन। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास था। और ये जो है भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है, प्रथम जो तुर्क आक्रमणकारी होता है यह सुबुक्तगीन ही होता है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने 986 में जो है जयपाल के विरुद्ध, ठीक है, प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं
देखिए जल्दी-जल्दी से इस श्रृंखला को हम जल्दी-जल्दी से पूर्ण करते हैं, जबकि जो लेक्चर वाला है उसमें थोड़ी रणनीति और बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करने का, बताने का, समझाने का पैटर्न अलग होता है और उसमें रणनीति वगैरह ढेर सारी बताई जाती हैं और इसको हम थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं ताकि जिनके पास समय ना हो इसे देख लें। लेकिन अगर आप रणनीति वाला देखते हैं तो आपको अगर क्वेश्चन का उत्तर यानी आदि कुछ नहीं पता रहेगा तब भी आप विकल्प तक यानी कि सही उत्तर तक पहुँच जाएँगे। तो इसलिए उस कक्षा का ज़्यादा महत्व हो जाएगा जबकि इस कक्षा का नहीं। तो देखिए भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो सर्वप्रथम आपका अरब है, ये आपने देख ही लिया है, ठीक है? ठीक है? अरब के, ठीक है? अरब के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी का था 711-12 मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा हमने कर ही दी थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए मैंने उस जो लॉन्ग कक्षा हुई थी आपकी बड़ी कक्षाएँ हुई थी लेक्चर के डायरेक्ट लेक्चर के माध्यम से हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए इसलिए क्योंकि आदि शब्दों का प्रयोग आपको करना होगा। इसलिए जैसे आप लगाते हैं देखिए जैसे भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, आपके विकल्प इस तरह से हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको जान लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि अब जैसे देखो यहाँ आपने क्योंकि लगाया, क्या लगाया? क्योंकि। आपको यहाँ लगाना है क्योंकि। जैसे ही आप यहाँ लिखे क्योंकि, ठीक है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है? इस तरीके से अब देखिए इसके बाद इसलिए देखिए उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इसलिए आपको लिखना है इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए। अब देखिए जैसे ही आप इसलिए लगाते हैं, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। भारत पर तुर्की आक्रमण इसलिए सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। जैसे ही आप इन दो शब्दों का चयन आपको करना है इसलिए और क्योंकि, ठीक है? इसलिए और क्योंकि शब्दों का आप प्रयोग जब कर लेंगे तो ऐसे विकल्प जो है ये क्वेश्चन जो है सबसे कठिनतम क्वेश्चनों में से एक माने जाते हैं। जैसे ही आप इन दो शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं वैसे आपका विकल्प जो है उत्तर निकल के आ गया, ठीक है? इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो कि एकदम सरल था यानी कि एक गलत रहे एक सही रहे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन हैं तो ये प्रायः जो है आपके दोनों विकल्प सही तो हैं लेकिन इसका सेंटेंस कैसे बैठाना है यानी कि ये आर की सही व्याख्या कर रहा है कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इस तरह से आपको जानना है। तो ये देखिए इसमें दोनों सही है लेकिन जैसे ही आप इसलिए और क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं वैसे आपको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इसीलिए इसीलिए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें।